हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू जेके सिविल सर्विसेज। इन दिस वीडियो लेक्चर हम टेस्ट एनालिसिस करेंगे जो आपका वीकली टेस्ट 3 हुआ है, ठीक है ना। टेस्ट देने के लिए आपको जेके सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, सबसे पहले हम पॉलिटी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज, इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ, हमने जो सिंगल सिटीजनशिप लिया है वो कहाँ से लिया है? तो हमने जो सिंगल सिटीजनशिप लिया है वो इंग्लैंड से लिया है, यानी कि यहाँ पर एक ही सिटीजनशिप है। स्टेट ऐसा नहीं है कि स्टेट्स की अलग सिटीजनशिप है और कंट्री की अलग है, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप है, वो हमने इंग्लैंड से लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 इज कि बताया गया है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल, ठीक है। जब हमने प्रीएम्बल किया था तो उसमें सेक्युलरिज्म टर्म भी थी, सोशलिज्म भी हमने पढ़ा था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी पढ़ा था, उसमें फेडरलिज्म नहीं था, ठीक है। फेडरलिज्म क्या है कि हम क्या हैं, वी आर क्वासी फेडरल, यानी कि हम कंप्लीटली फेडरल नहीं है, वी आर क्वासी फेडरल। लाइक देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये हमने लेक्चर्स में डिटेल में किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 इज, आपको कमिटीज दी हुई हैं, कॉन्स्टिट्यूंट कमिटीज दी हैं, उनके चेयरमैन के साथ आपको मैच करना है। देखिए, सबसे पहले ड्राफ्टिंग कमेटी का हमें कभी नहीं भूलना है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन है बी आर अम्बेडकर। तो ए का 4, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाता है। इन तीन में से अब देखते हैं। फिर है हमारा, हमने पढ़ा था यूनियन और स्टेट्स, इन तीन का जो जहाँ भी होगा तो जवाहरलाल नेहरू हैं चेयरमैन। तो यूनियन, हाँ यूनियन कॉन्स्टिट्यूंट कमेटी। सी का क्या आ रहा है हमारे पास? 2। सी का 2, देखिए सी का 2 यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन 4 पे, यानी कि ऑप्शन 4 आप एलिमिनेशन मेथड कहते हैं इसको, आप ऑप्शन 4 इसका सी का 2, ये ऑप्शन 4 इसका आंसर है। फिर बी, कमिटी ऑन फंडामेंटल एंड माइनॉरिटी राइट्स, इसका वल्लभ भाई पटेल है। और वर्किंग कमेटी का डी का कन्हैयालाल मुंशी, ठीक है। सो द आंसर इज पार्ट डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर्टिकल 20 to 22 रिलेट्स टू फंडामेंटल राइट्स ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये राइट्स किसको अवेलेबल है? देखिए 20 से 22 बात करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट, 20 राइट टू इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, 21 हमारा लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का है। फिर 21 ए आता है हमारा राइट टू एजुकेशन, और 22 आता है हमारा अरेस्ट राइट्स इन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अरेस्ट और डिटेंशन। ये हमने डिटेल में किए हुए हैं फंडामेंटल राइट्स। तो ये राइट्स सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों को ही अवेलेबल हैं, ठीक है। फिफ्थ इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेशली मेंशन्ड इन आर्टिकल 19। देखिए आर्टिकल 19 6 तरीके के फ्रीडम्स के बारे में बात करता है। तो इनमें से एक फ्रीडम आर्टिकल 19 क्लॉज एफ जो है वो डिलीट कर दिया गया था। तो इट वाज फ्रीडम ऑफ स्पीच, नो सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेशली मेंशन्ड इन आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या नहीं है मेंशन? आर्टिकल 19 कौन से वाले फ्रीडम की बात नहीं करता? इट इज़ फ्रीडम ऑफ प्रेस, जो है ना एक्सक्लूसिवली मेंशन नहीं है, ठीक है ना। इट कम्स अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन ऐसा नहीं लिखा हुआ है दैट वी हैव कंप्लीट फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इज, आर्टिकल विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज, कौन से आर्टिकल में बताया गया है कि नो चिल्ड्रन, 14 साल से कम जो है, कैन बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री, माइन या किसी भी हजार्डस। तो यानी कि चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट या चाइल्ड लेबर, किसमें प्रोहिबिशन बताया है इसका? आर्टिकल जी 24 में। 7th है, टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी हमने पढ़ा है? 11 है, ठीक है। पहले 10 थी, बाद में 11 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई थी बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ खुद भी कौन से वाले अमेंडमेंट से ऐड हुई है? इट वॉज एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, ठीक है। Question number 8 is, which of the following has been dropped from the list of personal freedoms enshrined in the article 19? हाँ ये वाला है, देखिए आर्टिकल 19 6 टाइप ऑफ फ्रीडम्स की बात करते हैं। इसमें 19 क्लॉज एफ जो है वो डिलीट कर दिया गया था, विच वॉज फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, इसमें आता है। फ्रीडम टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी वाला जो है वो डिलीट कर दिया गया था। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। 9th is, fundamental duties enacted in part 4A of the constitution are। देखिए ये स्टेटमेंट है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो क्या है? नो मोर देन मेंट टू क्रिएट साइकोलॉजिकल कॉन्शियसनेस अमंग द सिटीजन ऑफ एंड ऑफ एजुकेशन वैल्यू, इसका ऑप्शन ये है, ठीक है। कैसे हमें पता चलता है? लाइक फंडामेंटल राइट्स दैट आर अनफोर्सेबल नहीं है, ये हमने पढ़ा। लाइक डीपीएसपी दैट आर मैंडेट्स नहीं है, ये एक लोगों में एक एथिकल एक कॉन्शियसनेस डेवलप करते हैं कि हमारी भी कुछ ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। एनफोर्सेबल ड्यूटीज़ हमने पढ़ा कि ये एनफोर्सेबल नहीं है, इनको अगर हम फॉलो नहीं करेंगे हमें पनिशमेंट नहीं होगी, ठीक है। लेकिन एज अ मैटर ऑफ एथिकल वैल्यू, एज अ मैटर ऑफ ड्यूटीज़ हमें इनको
फॉलो करना है। ओके, 10th इज फंडामेंटल ड्यूटीज, कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिन अमेंड, मतलब ये ऐड हुई हैं 42nd अमेंडमेंट 1976 से। रिकमेंडेशन थी ये स्वरण सिंह कमेटी की। ओके, 11th इज रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम इज, ये क्या है? रिस्पेक्ट फॉर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम ये फंडामेंटल ड्यूटी है, हमने डिटेल में पढ़ा था। द पर्पज ऑफ DPSPs इज टू, क्या है पर्पज DPSPs का? ले डाउन पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन विच वुड गाइड स्टेट पॉलिसी एट ऑल लेवल्स। हमने पढ़ा था कि ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, डायरेक्टिव्स हैं, इंस्ट्रक्शन हैं जो स्टेट पॉलिसी बनाते वक्त क्या करेगी, इनको कंसीडर करेगी। तो हमारा ऑप्शन 1 ही आता है, ठीक है ना। इम्प्लीमेंट गांधी जीज आइडिया फॉर, नहीं, इसमें सिर्फ गांधीयन आइडियाज़ नहीं है, इसमें लिबरल इंटेलेक्चुअल हमने पढ़ा था, लिबरल इंटेलेक्चुअल्स हैं, फिर हमने सोशलिस्टिक आइडियाज़ भी आते हैं इसमें, ठीक है ना। चेक द यूज़ ऑफ आर्बिट्री पावर्स बाय द गवर्नमेंट, नहीं ये नहीं है। प्रमोट वेलफेयर ऑफ द बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ओवरऑल वेलफेयर की बात करते हैं DPSPs हमारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 इज सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाय, तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव ये हमने पढ़ा था DPSPs में, ठीक है। DPSPs में आर्टिकल 50 है आपका, 50 है आपका आर्टिकल 50 ऑफ DPSP टॉक्स अबाउट द सेपरेशन, पावर जो है वो सेपरेट होनी चाहिए जुडिशरी में और एग्जीक्यूटिव में, ठीक है। एग्जीक्यूटिव क्या करती है? लॉ इम्प्लीमेंट करती है, एग्जीक्यूट करती है, जुडिशरी उसको चेक करती है, ठीक है। तो 50 याद रखिएगा, 50 पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, DPSP में बताया है। 14 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, कौन सा नहीं है, ठीक है। पहला, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, ये है, ये हमने पढ़ा है DPSPs में, ठीक। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, अगर याद होगा तो डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ में पढ़ा था। इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ये हमने पढ़ा था। टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव ये हमने अभी ऊपर पढ़ा। तो साइंटिफिक टेम्पर वाली जो बात है ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में हमें बताई गई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 इज विच ऑफ द फॉलोइंग DPSP इज बेस्ड ऑन गांधीयन आइडियोलॉजी। गांधीयन आइडियोलॉजी देखिए हमने 3 तरह के, फॉर द सेक ऑफ एकेडमिक पर्पज इनको DPSPs को 3 हेड्स में डिवाइड किया है, सोशलिस्टिक आइडियाज, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। अब देखिए गांधीयन आइडिया इनमें ये वाला है, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज की जो बात है वो गांधी जी ने की थी, ठीक है। आर्टिकल 43 ऑफ द DPSP में आता है ये, आर्टिकल 43 का क्लॉज B है। आर्टिकल 43 याद रखिए जो बात करता है प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू। हे एवरीवन, वेलकम टू JK सिविल सर्विसेज। आज का जो वीडियो है वो आपका एनालिसिस वीडियो रहने वाला है। कौन से पोर्शन का? रीजनिंग पोर्शन का, जो आपका वीकली टेस्ट 3rd हुआ था, ठीक है। चलिए विदाउट अ डू लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्शन फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स, डायरेक्शन, हाँ, फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स सिलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। ये जो कैरेक्टर वर्ड आपको दिया है, बाकी सारे जितने भी आपको वर्ड्स दिए हैं इनमें से आपको ऐसा कोई वर्ड देखना है जो इस कैरेक्टर वर्ड से फाइंड नहीं कर सकते, हम नहीं बना सकते। ओके, क्रेट बना सकते हैं, ट्रेसर बना सकते हैं, चार्टर बना सकते हैं, हार्टी इज़ द वन जो हम नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि हार्टी में हमारे पास वाई है और कैरेक्टर में वाई इज़ मिसिंग। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में से इन चारों में से कौन से वर्ड्स हैं जो हम पोर्टफोलियो से बना सकते हैं? फोर्ट, यस बना सकते हैं। रिफ्ट, यस बना सकते हैं। रूफ, यस बना सकते हैं। पोर्टिको नहीं बना सकते बिकॉज पोर्टिको में सी है, ओके, और पोर्टफोलियो में सी मिसिंग है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इंटेलिजेंस से कौन कौन बना सकते हैं हम लोग? निग्लेक्ट, यस। जेंटल, यस। इंसाइट, यस। कैंसल इज द वन जो हम इंटेलिजेंस से नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि कैंसल में डबल सी है और इंटेलिजेंस में हमारे पास एक ही सी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 नंबर्स आर गिवन आउट ऑफ विच, आपको क्या करना है? इन चारों में से 3 नंबर्स ऐसे हैं जो क्या है, समवट रिलेटेड हैं, चौथा जो इनसे अलग है वो आपको फाइंड करना है, ठीक। तो चलिए देखते हैं कौन सा अलग है। देखिए 5 से जब 4 जा रहे हैं तो -1 होगा, ओके। 6 से जब 7 जा रहे हैं तो +1 होगा, ओके। 3 से जब 4 जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। और 5 से जब 6 जा रहे हैं तो +1 हो रहा है। और 5 से जब इस ऑप्शन में 5 से 6 जा रहे हैं +1, 7 से 8 जा रहे हैं +1, इसमें भी +1 +1 +1 +1। ये वाले में क्या जा रहे हैं? 2 से 3 गए तो
+1, 4 से 5 गए तो +1, मतलब यहाँ पे भी +1, यहाँ पे भी +1, यहाँ पे भी +1 का ट्रेंड चल रहा है, बट यहाँ पे -1 का ट्रेंड चल रहा है। तो पहला ऑप्शन जो है वो आपका ऑड वन आउट बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3, 2, 5, 15, 29। देखिए अगर आपको दिख रहा होगा तो 2 इज अ प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर है, 5 इज अ प्राइम नंबर, 29 इज अ प्राइम नंबर, बट 15 इज नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो अपने नंबर से, खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं, ठीक है, बट 15 जो है वो 3 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड होता है, खुद 15 से भी होता है एंड 1 से भी होता है। तो मोर देन 15 और 1 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो रहा है, सो इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 नंबर्स आर गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक। इसमें से भी सेम क्या करना है आपको, 3 ऐसे हैं जो अलाइक है, एक जो है वो डिफरेंट है। ठीक, तो वो फाइन करिए। 72 देखिए 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से 72 को अगर 3 से करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12। ओके, तो 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। उसके बाद है हमारे पास 18, तो 18 भी 3 से डिवाइड होता है, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। ओके, अब 45 भी 3 से डिवाइड होता है, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। ओके, तो 45 हो चाहे 18 हो चाहे 72 हो, ये तीनों 3 से डिविजिबल होते हैं, बट 28 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होता है। सो 28 इज द ऑड वन आउट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। 14 इज टू 9, 26 इज टू वॉट। देखिए 14 इज टू 9, जब हम 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 करेंगे, 9 2 ज़ार कितना आता है 18। ठीक, 18 में से जब 4 माइनस करेंगे तो वो 14 आ जाएगा। ठीक, तो अब 26 का भी ऐसे ही रिलेशन बनाना है। तो जब आप 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा आपके पास 30 में से जब आप 4 माइनस करेंगे वो आपको 26 बनेगा। ठीक, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या आना चाहिए हमारे पास, 15 आना चाहिए। जैसे यहाँ पे 9 था वैसे ही यहाँ पे 15 आना चाहिए था। जब 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया वो 18 आया, 18 माइनस 4 किया तो 14 आया, 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया वो 30 आया, 30 माइनस 4 किया वो 26 आया। तो यहाँ पे 15 आपका आंसर रहेगा। ठीक, तो 15 विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। डेमोग्राफर पीपल, डेमोग्राफर जो होता है वो एक ऐसा इंसान होता है जो क्या करता है, स्टडी करता है किन की, लोगों की। ठीक है, पीपल की स्टडी करता है। जैसे आपने पढ़ा होगा डेमोग्राफी चैप्टर भी होता है जिसमें हम पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं। ठीक, तो डेमोग्राफर इज द वन हु स्टडीज द पॉपुलेशन। ठीक है, जो लोगों की स्टडी करता है। तो फिलैंटेलिस्ट कौन सा होता है, जो स्टैम्प्स को स्टडी करता है। ठीक है, जो स्टैम्प्स को स्टडी करता है, तो स्टैम्प्स इसका आंसर रहेगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब है हमारे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस, एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट 1 क्या बोल रही है, हमें क्या बताना है। स्टेटमेंट 1 बोल रही है द डिस्टेंस ऑफ 900 किलोमीटर बाय रोड बिटवीन बॉम्बे एंड जाफरा विल बी रिड्यूस टू 280। मतलब 900 किलोमीटर्स जो है दे विल बी रिड्यूस टू 280। कब बाई सी। जब हम रोड से जा रहे थे तो वो 900 किलोमीटर बन रहा था, जब हम सी से जाएंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ 280 किलोमीटर बनेगा। दिस विल लीड टू सेविंग ऑफ ₹7.92 करोड़ पर एनम ऑन फ्यूल। ठीक है, रोड से हमें फ्यूल ज़्यादा लग रहा था, जब हम सी से जाएंगे एक तो डिस्टेंस भी कम हो जाएगा, तो डिस्टेंस कम होगा तो ऑब्वियसली फ्यूल भी कम लगेगा। ठीक, ये कंक्लूजन बता रहा है, ये स्टेटमेंट हमें बता रहा है। अब देखिए कंक्लूजन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन बाय सी इज चीपर देन बाय रोड। इस केस में यस, जब हम रोड से जा रहे थे एक तो हमें डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना पड़ रहा था जिसकी वजह से फ्यूल भी ज़्यादा लग रहा था। जब हम सी से जा रहे थे डिस्टेंस कम हो रहा था, फ्यूल भी कम लग रहा था। ठीक, तो ये जो कंक्लूजन है ना, ये इस स्टेट में तो बिल्कुल बैठ रहा है, इस स्टेटमेंट में। ठीक, बट यहाँ पे जनरल केस में बोला गया है। जनरल केस में ज़रूरी नहीं है कि हर कहीं पे सी से जो है वो हमें चीपर फ्यूल पड़े। ठीक है, हमें ज़रूरी नहीं है हर कहीं पे अगर हम सी से ट्रैवल करते हैं तो हमें कम फ्यूल लगे। तो ये कंक्लूजन तो अप्लाई होता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस स्टेटमेंट में, बाकी कहीं पे नहीं। और यहाँ पे ये जनरल स्टेटमेंट बताई गई है। ठीक, यहाँ पे ऐसा मेंशन ही नहीं है कि इस केस में। ठीक है, अगर इस केस के बारे में मेंशन किया होता कंक्लूजन में तो फिर ये कंक्लूजन सही होता, बट अदरवाइज ये रॉन्ग है क्योंकि ये जनरल स्टेटमेंट है। सेकंड क्या है, फ्यूल मस्ट बी सेव्ड टू द ग्रेटर एक्सटेंट। यस, फ्यूल क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए। तो सेकंड कंक्लूजन जो है दैट इज टोटली ट्रू। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। देखिए 7 7 ज़ा 49,
9 9 जा 81, ओके 7 से 9 जा रहा है। अब 10 10 जा 100, तो यहाँ पे 2 प्लस हो रहा था, यहाँ पे भी 2 प्लस कीजिए, ये 12 आ जाएगा, 12 12 जा 144, तो 144 विल बी योर आंसर। तो 144 इज आंसर। आई होप समझ आ रहा होगा कि क्या लग रहा है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी गिवन द लेक्चर्स ऑन दीज टॉपिक्स, दैट इज वाई आई एम नॉट गोइंग इन टू द डिटेल। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द मैनेजर ह्यूमिलिएटेड सचिन इन द प्रेजेंस ऑफ कलीग्स। कलीग्स के सामने मैनेजर ने सचिन को क्या किया? मैनेजर ने सचिन को डांट लगाई इन प्लेस ऑफ इन फ्रंट ऑफ कोलीग्स। ठीक, कोलीग्स के सामने मैनेजर ने सचिन को डांट लगाई। क्यों? कंक्लूजन क्या? द मैनेजर डिड नॉट लाइक सचिन। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। ठीक, सचिन वॉज नॉट पॉपुलर विद हिज कोलीग्स। ठीक, तो ऐसा नहीं है, अगर मैनेजर ने सचिन को डांट लगाई है कोलीग्स के सामने, ऐसा नहीं है कि मैनेजर सचिन को पसंद नहीं करता था। हो सकता है कोई और रीज़न हो। ऐसा भी नहीं है कि वो सचिन जो है वो कोलीग्स में पॉपुलर था या नहीं था, इसकी तो बात ही नहीं हो रही, तो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। तो इसमें कंक्लूजन यहाँ पे और एक ऑप्शन आना था, नाइदर 1 नॉर 2। ठीक है, नाइदर 1 फॉलोज नॉर 2। ओके, वो ऑप्शन आना था इसमें करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स हैव द सेम रिलेशन एज फैन एंड हीट। ये मैंने आपको क्वेश्चंस में करवाया है। जैसे फैन जो है वो हीट को ख़त्म कर देती है, वैसे ही फूड जो है वो हंगर को ख़त्म कर देता है। ठीक, तो दिस विल बी द राइट आंसर। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, 1 4 9 2 3 8 1 5 9। इसमें क्या हो रहा है? देखिए 1 से 2 जा रहा है, मीन्स +1 हो रहा है, तो 1 से यहाँ पे भी 2 जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिख लीजिए। 4 से फिर क्या जा रहा है? 3 जा रहा है। ठीक, दैट मीन्स -1 हो रहा है। 4 से 3 गया तो -1 हो रहा है। तो 5 से क्या जाएगा? 5 से जाएगा 4, -1 होना है ना। उसके बाद थर्ड में 9 से 8 जा रहा है। ठीक है, 9 से 8 जा रहा है मीन्स +1 हो रहा है, तो 9 से 8 जा रहा है तो -1 हो रहा है। ठीक है, 9 से 8 जा रहा है तो -1 हो रहा है, तो यहाँ पे भी 9 से -1 होके 8 पे जाएगा, तो 248 जो है वो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक, 248 विल बी योर आंसर। आई होप समझ आ गया होगा। पहले 1 से 2 जा रहा था, +1 हो रहा था, यहाँ पे भी 1 से 2 जाएगा, +1 होगा तो 2 आ जाएगा। दूसरे में 4 से जब 3 जा रहा था तो -1, तो 5 से जब -1 होगा तो वो 4 आ जाएगा। थर्ड में क्या जा रहा था? 8 से थर्ड में क्या जा रहा था? 9 से 8 जा रहा था, मीन्स -1 हो रहा था। 9 से जब यहाँ पे 8 जाएगा तब भी -1 होगा, तो 248 आंसर रहेगा। अब देखिए चूज़ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। 42, देखिए क्या था इसका? 7 7 जा 49, 7 का स्क्वायर करना था, फिर 7 माइनस करना था। यहाँ पे 8 का स्क्वायर -8, 8 8 जा 64, -8 तो वो 56 बनता है। वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ? 7 से 8 गया। ओके, अब देखिए 110, ये कैसे जा रहा था? ये आपका जा रहा था 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 -11। ठीक है, तो ये आपका आ रहा था 110। तो यहाँ से 7 के बाद फिर 8 आ रहा था, तो 11 से 12 कीजिए ज़रा। 12 12 जार 144, 144 में से 12 माइनस कीजिए, 4 में से 2 2, 4 में से 1 3 और यहाँ पे 1, तो 132 आपका आंसर आ रहा था। ठीक, क्या हो रहा था यहाँ पे? 7 का स्क्वायर -7, यहाँ पे 8 का स्क्वायर -8, यहाँ पे 11 का स्क्वायर -11, तो नेक्स्ट क्या आएगा? 12 का स्क्वायर -12। ठीक, जब आप 12 का स्क्वायर -12 करेंगे तो आपको 132 आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या था? गार्बेज इज़ टू हाउस एंड गैंग इज़ टू डैश। देखिए हाउस में क्या गंद होती है? गार्बेज। हाउस का कचरा क्या होता है? उसको हम गार्बेज बोलते हैं। तो और जो होता है, जब हम माइनिंग करते हैं, माइनिंग यानी कि मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन जब हम करते हैं, जब हम मिनरल्स को निकालते हैं उसको बोलते हैं माइनिंग। ठीक, मिनरल्स को निकालते टाइम और जो होता है, जब हम उसको निकालते हैं और हमें चाहिए होता है, और के साथ और एक वेस्ट भी आता है जिसको हम गैंग बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा और। गैंग जो है वो किसका कचरा होता है? और में कचरा होता है। गार्बेज किस में होता है? हाउस में। तो और विल बी योर राइट आंसर। आई होप आज का लेक्चर एनालिसिस जो है वो अच्छा रहा होगा। चलिए थैंक यू। अस्सलाम अलैकुम। इस लेक्चर में हम टेस्ट 3 के जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस थे उनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात आप याद रखना कि इन क्वेश्चंस के सारे कंसेप्ट्स मैंने लेक्चर्स में पढ़ाया है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या है? अगर ए बी डायमीटर है एक सर्कल का, अगर ए बी डायमीटर आपको पता है कि डायमीटर सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है एक सर्कल का। अगर ये ए बी डायमीटर है सर्कल का और पी इसी सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट है। अब यहां पे जो एंगल पी ओ ए ये 100 डिग्री का एंगल है।
हमको ये वाला एंगल निकालना है, हमें बताना है कि एंगल PBO कितना होगा। आपको इसमें ये PB कॉर्ड ज्वाइन करना है और हमें ये एंगल PBO निकालना है कि ये एंगल कितना होगा। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने है, इन्हीं ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन को यहां पे एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब इसमें अगर हम देखेंगे ये AB जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे जो ये एंगल और ये एंगल ये आपके एडजेसेंट एंगल्स है। आपको पता है कि इन एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, तो 100 प्लस ये वाला एंगल POB, ये इनका सम 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स है। ठीक है, अब जो POB एंगल आपका निकलेगा वो निकलेगा 180 डिग्री माइनस 100, यहां पे ट्रांसपोज होगा, तो जो एंगल POB वो निकलेगा 180 माइनस 180 डिग्री निकलेगा वो। ठीक है, तो ये वाला अगर एंगल हमारा 80 डिग्री निकला, मुझे ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो अगर मैंने इस POB ट्रायंगल को बाहर निकाला ऐसे, POB को, ये P है, ये O है, ये B है। अगर हम इसमें देखेंगे ये जो O है ये सर्कल का सेंटर है, सर्कल के सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक रेडियस, सर्कल के सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। अगर हम देखेंगे ये दोनों रेडियस जो है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस इस सर्कल की। अब ये जो ट्रायंगल आपका POB बनता है ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है, और इसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो साइड्स बराबर होंगे, इनके अपोजिट में जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल। अब अगर तो ये एंगल आपका इस एंगल के बराबर होगा, तो अगर मैंने इस एंगल को रखा x, तो ये भी x होगा। अब इस पूरे एंगल, इस पूरे ट्रायंगल में ये एंगल तो आपका निकला POB 80 डिग्री के बराबर। तो इस ट्रायंगल में अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो इस ट्रायंगल में एंगल x प्लस ये वाला भी x प्लस 80 आपका कितना निकलेगा, ये निकलेगा आपका 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 2x इस 180 को ट्रांसपोज करेंगे, ये निकलेगा 180 माइनस 80, तो 2x आपका निकलेगा 100। तो जब हम कसर उतारेंगे 2 1 जार 2 2 50 जार, तो x आपका 50 डिग्री के बराबर निकला कि नहीं। अब यही x जो आपका है, यही x तो PBO एंगल है। इट मीन्स दैट कि ये जो पहला क्वेश्चन है इसको आएगा ऑप्शन A आंसर 50 डिग्री। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब इसको इरेज करेंगे। अब इसके बाद हम जाएंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि अगर सेंटर्स ऑफ द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 16 और 14 आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट। अब यहां पे आपके सामने दो सर्कल्स है, ये हो गया एक सर्कल, ये हो गया दूसरा सर्कल। अब इन दोनों सर्कल्स के जो सेंटर्स है, सेंटर्स ये हो गए सेंटर, इसका सेंटर और इसका सेंटर, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स ऑफ रेडियस, एक सर्कल की रेडियस 6 दूसरे की 14, वो कितने, वो 10 सेंटीमीटर अपार्ट है। मीन्स कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल बड़ा है, इसको एक सेकंड इसको बड़ा बनाएंगे, एक सर्कल को दूसरे को छोटा ऐसे। तो एक सर्कल अगर बड़ा है दूसरा छोटा, तो इनके बीच में जो सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर। अब इस वाले सर्कल की, ये मैंने टेंजेंट डाला, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये वाला। अब इसकी जो रेडियस है R1 वो है 14 और इसकी जो रेडियस है R2 वो है किसके बराबर, वो है 6 के बराबर। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये जो टेंजेंट है अगर मैंने इसको नाम रखा AB, तो इसी टेंजेंट की हमें क्या करना है, हमें इसकी क्या, हमें इसकी लेंथ बताना है कि लेंथ इसकी कितनी होगी। ठीक है, अब इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के लिए। तो वो फार्मूला मैंने आपको बताया था कि AB की लेंथ अगर हमें निकालनी होगी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की, वो लेंथ किसके बराबर होती है, D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब AB डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ किसके बराबर निकलेगी, तो D किसके बराबर है आपका, D तो आपका है 10 स्क्वायर, 10 के बराबर, तो उसके ऊपर स्क्वायर। R1 आपका है 14 माइनस R2 आपका है 6, इसके ऊपर स्क्वायर। तो AB आपका निकलेगा, AB डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो यहां पे 10 स्क्वायर हो गया 100 माइनस बॉड मास यूज करेंगे, अंदर सब्ट्रैक्शन होगी सबसे पहले, 14 माइनस 6 8, इसके ऊपर स्क्वायर। तो यहां पे हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, तो AB निकलेगा आपका, AB निकलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 100 माइनस 8 स्क्वायर हो गया 64, तो 100 माइनस 64,
तो ए बी आपका निकलेगा 100 माइनस 64 हो गया आपका 36। तो 36 आपको पता है कि ये 6 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 6 स्क्वायर और रूट खत्म, तो 6 इसका आंसर आएगा। मीन्स कि ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। तो ये तो हो गया इसका कौन सा, ये तो हो गया इसका मतलब डिस्क्रिप्टिव मेथड। लेकिन इस क्वेश्चन को हम शॉर्टकट मेथड से भी सिंपलीफाई कर सकते हैं 5 या 6 सेकंड्स में। अब वो तरीका कैसा है, वो ट्रिक कौन सी आप यहां पे याद रखोगे, मैं आपको बताऊंगा वो वाली ट्रिक। देखो, अब अगर आपको यहां पे दो सर्कल जो है उनकी रेडियस है 6 और 14, आपको ये ट्रिक कैसे याद रखनी है। 6 और 14 अगर इनकी रेडियस है कि नहीं, और 10 सेंटीमीटर इनके बीच में डिस्टेंस है, मुझे बताओ इस 14 और 6 के बीच में अगर हम डिफरेंस निकालेंगे, 14 को अगर हम 6 काटेंगे वहां पे 8 आएगा, 8 एक मेंबर, 10 एक मेंबर। आपको पता है 10, 8 और 6 आपके पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के थ्रू हम 5 या 10 सेकंड्स में ऐसे क्वेश्चंस को सिंपलीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, जो रेडियस दी गई होगी, रेडियस की डिफरेंस आपको निकालनी है, वहां से आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक मेंबर निकलेगा, और जो उनके सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस दी गई होगी वो और एक मेंबर होगा। तो ये हो गया एक मेंबर, ये हो गया दूसरा मेंबर, तीसरा मेंबर आप इजीली निकाल सकते हो, लेकिन जब आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पता होंगे कौन कौन से हैं। जैसे आपको पता है 12, 13 और 5 है, जैसे 25, 24, 7 है, जैसे 10, 6, 8 है, ऐसे ही एटसेट्रा बहुत सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इनको आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन को आप कुछ सेकंड्स में ही सिंपलीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने दोनों तरीके आपको दिखाए। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। देखो, इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। अब यहां पे अगर आपके सामने दो सर्कल्स है, दो सर्कल्स अगर आपके सामने है, ये हो गया एक सर्कल, ये हो गया दूसरा सर्कल। अब ये दो सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं 2 पॉइंट्स पे, देन नंबर ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट्स आर। आपको बताना है कि इसमें ट्रांसवर्स टेंजेंट्स कितने होंगे। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गया एक, ये हो गया दूसरा। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हम जब दो सर्कल्स 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं, वहां पे ट्रांसवर्स टेंजेंट कोई भी नहीं, मतलब हम उसमें एक कोई भी ट्रांसवर्स टेंजेंट डाल ही नहीं सकते। आप मेरे लेक्चर्स देखना, मैंने उनमें डिस्कस किया है कि अगर आपके दो सर्कल्स 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स जो होते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स वो वहां पे हम 2 डाल सकते हैं, लेकिन जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट वहां पे हम कोई भी नहीं डाल सकते, 0 टेंजेंट वहां पे हम डाल सकते हैं, ठीक है। आप लेक्चर्स देखना, वहां पे आपको इसका मतलब इसकी सिंपलीफिकेशन मिलेगी। तो इसको 0 आएगा, इसको सी ऑप्शन आंसर आएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपके सामने एक सर्कल है, ये फिगर है, ये फिगर दी गई है। इस फिगर में क्या, इस फिगर में यहां पे ये पी पॉइंट है, ये वाला पॉइंट पी है। तो ये यहां पे जो दो कॉर्ड्स है, ये हो गए एक एसी कॉर्ड, ये हो गया बीडी कॉर्ड, इनको हमने बाहर तक निकाला, साइड दैट इन्होंने इंटरसेक्ट किया बाहर एक पॉइंट पी पे। साइड दैट ये जो पीसी आपका है, ये पीसी जो है ये 3 सेंटीमीटर है, और जो सी ए है, सी ए यहां पे गिवन है, यहां पे लिखूंगा मैं, पीसी इतना है, सी ए 6 सेंटीमीटर है, पीडी 4 सेंटीमीटर के बराबर है। आपको ये डी भी निकालना है, ठीक है। तो मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया कि ये जो यहां पे पीसीडी ट्रायंगल है ना, पीसीडी ट्रायंगल, ये वाला पीसीडी ट्रायंगल और ये पीएबी ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या ये सिमिलर है। कैसे, इन दोनों में सबसे पहले एंगल पी के बराबर है, और इसके अलावा अगर हम देखेंगे यहां पे ये जो ए बी डी सी ये वाला, ये आपका कौन सा ये बनता है, आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है कि नहीं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में मैंने आपको बताया था कि अगर हमने एक साइड को प्रोड्यूस किया, वहां पे जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो होता है किसके बराबर, इस इंटीरियर एंगल के बराबर। तो ये एंगल इसके बराबर, ऐसे ही ये वाला एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर। अगर हम इसी में क्या करेंगे, इन दोनों फिगर्स को बाहर निकालेंगे, तो ये वाला एंगल आपका इसके बराबर, लेकिन ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का ये एंगल है, ये इसके बराबर है, और ये एक्सटीरियर एंगल इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का इसके बराबर। तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, और ये एंगल इन दोनों में कॉमन है। तो ये दो ट्रायंगल्स आपस में बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के थ्रू ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर निकलेंगे, ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल्स अगर आपस में सिमिलर है, इट मीन्स दैट कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो होगा वो क्या होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा। अब इसका जो साइड है वो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, इसका ये पीडी गिरेगा इस पीबी पे, तो ये पीसी
ये पी सी डिवाइडेड बाय इसका ये पी ए किसके बराबर होगा, इसका पी डी, और ये गिरेगा किस पे, इसके पी बी के पे गिरेगा। ठीक है, अब ये जो पी सी अगर हम ऊपर देखेंगे, पी सी आपका 3 के बराबर है, और पी ए पूरा पी ए ये है 3 + 6 हो गया 9, और जो पी डी आपका है वो है 4 के बराबर, और जो आपका पी बी है ये पी बी ये है 4 प्लस, अगर मैंने इस डीबी या मैं डीबी लिख सकता हूं, मैं डीबी रखूंगा इसको डीबी, तो ये आपका है 4 प्लस डीबी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां पे अगर हम देखेंगे, ये 9 4 जार, देखो 3 4 जार हो गया 12, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड्स के थ्रू अगर हम करेंगे यहां पे सिंपलीफिकेशन, तो इसकी मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगी, 3 4 जार हो गया 12, इसके बाद 3 4 जार हो गया 12, यहां पे प्लस है, फिर 3 इंटू डी बी हो गया 3 डी बी, और ये निकलेगा 4 इंटू 9 हो गया 36, एक सेकेंड 36। अब इसके बाद ये जो 3 डी बी निकलेगा आपका 3 डी बी, वो निकलेगा 36 माइनस 12 यहां पे, तो 3 डी बी निकलेगा आपका 36 माइनस 12 हो गया आपका कितना 24, तो 3 1 जार 3 8 जार 24, तो डीबी आपका निकलेगा 8 सेंटीमीटर के बराबर। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, इसका 8 सेंटीमीटर हमारा डीबी निकला, तो डीबी कितना निकला, डीबी आपका 8 निकला, तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, इसका ऑप्शन सी आएगा आंसर। ओके, ये वाला आंसर इसका आएगा सी। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए पॉइंट आपके पास है, एक पॉइंट ए है, ये मैंने सर्कल बनाया यहां पे, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, टेंजेंट की लेंथ एक पॉइंट ए से एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो ए पॉइंट सर्कल के सेंटर से कितना दूर है 13 सेंटीमीटर, उसी टेंजेंट की लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर। आपको बताना है रेडियस, आपको पता है कि यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, कि आपको पता है कि रेडियस परपेंडिकुलर होती है किसको, रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, ये एंगल आपका 90 डिग्री का, तो ये ओ ए पी आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है पाइथागोरस ट्रिपलेट बनता है, तो ये अगर 13 है हाइपोटेन्यूज, ये 12, ये आपका 5 निकलेगा। ठीक है, 5 12 और 5 13 और 12 आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें वैल्यू निकालना है एक्स का इस फिगर में, हमें एक्स का वैल्यू निकालना है इस फिगर में। अगर आप देखोगे इस फिगर में मैंने आपको बताया था कि अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, इस अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या बताती है हमें कि अगर आपके पास एक टेंजेंट होगा, टेंजेंट आपका है, ये एंगल बन जाएगा यहां पे, तो ये एंगल यहां पे इस सेगमेंट में बन जाएगा, तो ये मैंने कॉर्ड डाला, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम या टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम, ये कॉर्ड है, ये टेंजेंट है, इस कॉर्ड का ये वाला एक सेगमेंट है, ये वाला दूसरा सेगमेंट है, इस कॉर्ड ने यहां पे टेंजेंट के साथ ये वाला एंगल बनाया एक्स, और इस सेगमेंट में इसने ये वाला एंगल बनाया, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो अब अगर हम इस फिगर में देखेंगे, इस फिगर में जो एंगल ये वाला है, ये पूरा एंगल 120 का है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल आपका 180 डिग्री का होगा। तो अगर मैं इसको प्रोड्यूस करूंगा, इस पी बी इसको रखेंगे हम यहाँ पे पी बी डी, तो ये पी बी डी जो है एंगल आपका होगा ये 120 प्लस एंगल पी बी डी आपका, सॉरी पी बी डी नहीं, ये आपका होगा बी पी डी, ये इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री के बराबर। तो बी पी डी जो एंगल आपका होगा ये होगा 180 माइनस 120, तो बी पी डी आपका कितना निकलेगा, वो निकलेगा आपका 60 डिग्री के बराबर। ठीक है, अब अगर मेरा ये एक्स निकला 60 डिग्री के बराबर, तो ये भी आपको पता है ये भी आपका 60 डिग्री के बराबर ही होगा, तो इसका ऑप्शन आएगा सी। ठीक है, अब इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ए बी इज। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, आपको लेंथ बताना है किसकी, इस डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की ए बी की। लेकिन ये जो दोनों सर्कल्स है ये यहां पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। अब आपको पता है कि जब दो सर्कल्स किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, वहां पे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या होती थी, अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब यहां पे ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो इस डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो होगी 2 टाइम्स R1 इंटू R2, इन दोनों सर्कल्स की रेडियस। ठीक है, उसका स्क्वायर रूट, उसके प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट,
तो अगर हम इसकी लेंथ निकालेंगे इस फार्मूला के थ्रू, तो 2 टाइम्स, तो R1 12 के बराबर, R2 4 के बराबर, तो ये निकलेगा 2 टाइम्स 12 इंटू 4 हो गया आपका 36। आपको पता है कि 36 आपका 6 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर और रूट खत्म, तो ये निकलेगा 2 इंटू 6 मीनस 12। तो ए बी की जो लेंथ निकलेगी वो निकलेगी 12। तो ऑप्शन देखेंगे ए बी नहीं है, बी बी सी बी नहीं, तो इसका आएगा नॉन ऑफ दीज। ओके, ये था और एक क्वेश्चन। अब इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अगर आपके पास एक सर्कल होगा, आपने एक पी ए और पी बी आपके दो टेंजेंट्स है जिनको हमने कहा एक एक्सटीरियर पॉइंट से डाले, तो ये एक टेंजेंट है, ये आपका दूसरा टेंजेंट है, ये हो गया सर्कल का सेंटर, ये है रेडियस, ये भी है रेडियस, ये हो गया ओ। आपको पता है कि अगर ओ बी, दिस इज रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस होती है परपेंडिकुलर किस टेंजेंट को थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये भी है रेडियस, ये हो गया टेंजेंट, तो ये 90 डिग्री का एंगल। अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है जो ए पी बी एंगल आपका है, ए पी बी, ये पूरा एंगल जो है, ये पूरा एंगल 60 डिग्री के बराबर। हमें कौन सा एंगल बताना है? ए ओ पी। हमें ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल, ये ए ओ पी। तो आपको पता है, मैंने बताया था जब मैंने आपको टेंजेंट्स पढ़ाए थे, मैंने आपको बोला था कि अगर हमने एक बाहर एक पॉइंट से दो टेंजेंट्स को ड्रा किया, वहां पे जो वो एंगल बनाएंगी, फिर अगर मैंने सर्कल के सेंटर से थ्रू एक लाइन सेगमेंट डाली, वो लाइन सेगमेंट उस एंगल को बाइसेक्ट करती है, तो ओपी बाइसेक्ट करेगी एंगल पी को। मींस कि अगर पूरा एंगल 60 डिग्री का होगा तो ये एंगल उसका हाफ होगा 30, ये भी उसका हाफ होगा 30। अब अगर मैंने इस AOP ट्रायंगल को बाहर निकाला, AOP को बाहर निकाला, ये 90 डिग्री का है बिकॉज OA रेडियस AP टेंजेंट, तो ये 90 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री का है, तो इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो 90 प्लस 30 प्लस AOP इज इक्वल टू 180, तो 90 प्लस 30 कितना हो गया? 120 प्लस AOP इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो AOP आपका निकलेगा 180 माइनस 120, तो वो निकलेगा आपका 60 डिग्री के बराबर। मीन्स कि इसका ऑप्शन आएगा सी। ठीक है, अब इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपको बताना है कि रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन टू रेडियाई एंड आर्क, दो रेडियाई और आर्क जो रीजन एनक्लोज करती है, उस रीजन का आपको नाम बताना है। ये सर्कल का सेंटर, ये रेडियस, ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये हो गई कॉरस्पॉन्डिंग ए बी आर्क, ये है आर्क, ये है रेडियस, ये है रेडियस। इसके बीच में जो रीजन एनक्लोज होता है आपको उसका नाम बताना है, उसका नाम है दोस्तों सेक्टर। मैंने बताया है ये होता है सेक्टर। अगर यहां पे कॉर्ड होता, कॉर्ड और अगर कॉर्ड होता, कॉर्ड और आर्क के बीच में जो रीजन होता है एनक्लोज करता है, वो आपका सेगमेंट होता, लेकिन यहां पे दो रेडियाई और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, इसका आएगा क्या आंसर? सेक्टर आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 12, यहां पे अगर आपका सर्कल है, इसका डायमीटर जो है, डायमीटर डी, वो है कितना? डायमीटर आपका है 12 सेंटीमीटर। आपको बताना है रेडियस कितनी है। मैंने आपको बताया था डायमीटर होता है 2 टाइम्स रेडियस, रेडियस होती है डायमीटर का हाफ, तो डायमीटर का 12 है तो रेडियस होगा 12 का हाफ मीनस 6 सेंटीमीटर। ओके, अब इसके बाद जाएंगे लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन की तरफ। अब आपको के का वैल्यू निकालना है, के का वैल्यू आपको निकालना है। कैसे? अगर ये x1 y2 इसके सॉल्यूशंस है, तो 2x प्लस 3y आपका के बराबर है। अब इसके सॉल्यूशंस क्या है? x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, ये इसका सॉल्यूशन है। मैंने आपको बताया था ये x1 y2, अगर ये कोई p पॉइंट है, इसका x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट 2 है, तो ये p पॉइंट जो है ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इसका जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन आपको पता है कि ये इनफाइनाइट पॉइंट्स की बनी हुई होती है। इन्हीं इनफाइनाइट पॉइंट्स में आपको बताना है कि क्या ये P पॉइंट जो है जिसका x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट 2 है, क्या ये इस लाइन पे लाई करता है? क्या ये जो लाइन इनफाइनाइट पॉइंट्स की बनी हुई है, क्या उन इनफाइनाइट पॉइंट्स में ये P भी एक पॉइंट है? अब हम बाय अलजेब्रिक मेथड कैसे प्रूव करेंगे? हम x की जगह पे 1 को डालेंगे, y की जगह पे 2 को डालेंगे। अगर इसने इसको सेटिस्फाई किया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड के बराबर निकला, तो ये फिर इसका सॉल्यूशन होगा। तो चलो डालते हैं। x की जगह पे क्या आएगा? 1, y की जगह पे क्या आएगा? 2 इज इक्वल टू k, तो 2 1 जार 2 प्लस 3 2 जार 6 इज इक्वल टू k, तो k आपका निकलेगा 6 प्लस 2 हो गया 8। तो हाँ, ये इसका सॉल्यूशन है। सॉरी, ये जो k, ये जो पॉइंट P है, ये इसका सॉल्यूशन है।
ये इस पे लाई करता है, हमें k का वैल्यू निकालना है। तो मैंने इस पे x का वैल्यू 1 दिया, y का वैल्यू 2 दिया, तो इसने यहां पे मैंने फिर इसका k का वैल्यू निकाला। k का वैल्यू हमारा क्या निकला 8। ये इस पे लाई करता है ये k, ठीक है। अब इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। अब इसका देखो, ये दूसरे एंगल से क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो p पॉइंट है ये इसके ग्राफ पे लाई करता है, मीन कि ये इसका सोल्यूशन है। हमें k का वैल्यू निकालना है। जैसे मैंने आपको अभी बोला, ये जो 3 है ये इसका x वैल्यू है, और ये जो 4 है ये इसका y कोऑर्डिनेट है। ये इसको सेटिस्फाई करता है, मीन कि ये इसका सोल्यूशन है। हमें k का वैल्यू निकालना है। तो 3, तो y की जगह पे हम क्या देंगे 4 इज इक्वल टू k इंटू एक्स की जगह पे देंगे 3 प्लस 7। तो 3 4 हो गया 12। इस 7 को ट्रांसपोज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, तो 3 इंटू के आपका 3k निकलेगा। तो 12 माइनस 7 आपका कितना आएगा 5 इज इक्वल टू 3k। ये 3 डिवाइड होगा तो 5/3 इज इक्वल टू k। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इन इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c, आपको बताना है कि अगर ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, ये एक लाइन है, इसकी जो इंटरसेप्टेड फॉर्म है y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है लेकिन इंटरसेप्टेड फॉर्म, ठीक है। अब ये जो लाइन L है, ये जहां पे इसने इस x एक्सिस को काटा, यहां पे ये आपका tan थीटा के बराबर होता है, यही स्लोप होता है। स्लोप मीन्स कि इसकी क्या, इसकी स्टीपनेस कितनी है, इसका स्लोप कितना है, इसकी स्टीपनेस कितनी है, ढलान कितनी है इसकी, वो इसका स्लोप बनता है। स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो m होता है इसमें m स्लोप के बराबर होता है, m, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें से स्लोप क्या है, वो m के बराबर है। और m आपको बताना है कि इन इक्वेशन वाइज को mx प्लस c, m इसका स्लोप होता है। स्लोप मैंने बोला, स्लोप ढलान होता है, स्टीपनेस होता है एक लाइन की, ठीक है। अब इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 वायर। आपको बताना है कि अगर आपके सामने एक इक्वेशन होगी ax प्लस by प्लस c, आपको बताना है कि अगर हमें इसकी डेफिनेशन पे जाना है, क्या a अगर 0 होगा c भी 0 होगा, क्या ये ऑप्शन आएगा? नहीं, क्योंकि अगर a 0 होगा ये इसको एब्जॉर्ब करेगा, इस टर्म को, ये 0 निकलेगा। अगर b भी 0 होगा ये इसको एब्जॉर्ब करेगा, ये c निकलेगा इज इक्वल टू 0, कि मीनस कि c 0 के बराबर निकलेगा, मीनस ये फॉल्स स्टेटमेंट बनेगा। तो ये ऑप्शन को इसको बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को एब्जॉर्ब ही करेगा, वहां पे फॉल्स स्टेटमेंट निकलेगा। अब दूसरा, अगर a 0 के बराबर होगा तो 0 इंटू इज इक्वल टू 0 प्लस निकलेगा आपका by। अगर a 0 के बराबर नहीं होगा तो ये निकलेगा ax प्लस 0 प्लस c इज इक्वल टू 0, ये निकलेगा ax प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपकी बनेगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी इसको नहीं आएगा। अब थर्ड ऑप्शन क्या है, अगर a 0 के बराबर होगा, अगर a 0 के बराबर होगा तो उस केस में भी पहली टर्म एब्जॉर्ब होगी, ये निकलेगा आपका by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये भी निकलेगी by प्लस c इज इक्वल टू 0, मीनस की ये निकलेगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। अब जो लास्ट ऑप्शन है तो ऑटोमेटिकली कि यही इसका आंसर होगा। मैं फिर से आपको बताऊंगा, ax प्लस by प्लस c, ना a आपका 0 के बराबर होना चाहिए ना b के बराबर होना चाहिए, क्योंकि अगर a भी 0 के बराबर होगा तो उस केस में क्या, उस केस में अगर a 0 के बराबर नहीं, b भी 0 के बराबर नहीं, तो दोनों वेरिएबल्स वहां पे रहेंगे, एब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो उस केस में हम उस इक्वेशन को क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आएगा लास्ट डी ऑप्शन। अब इसके बाद हम जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस ऑफ द फॉर्म, कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पे होगा तो वो किस फॉर्मेट में होता है, y एक्सिस, ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। तो y एक्सिस पे मैंने आपको बोला था कि कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पे लाई करता है, उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं कुछ भी नहीं कामा y, मतलब 0 कामा y। क्योंकि अगर इस पे कोई पॉइंट होगा, उसकी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कुछ भी नहीं, मीन्स कि एक्स कोऑर्डिनेट 0, और वर्टिकल डिस्टेंस ऑरिजिन से होती है कुछ ना कुछ, मीन्स वो y होता है। इट मीन्स दैट कि जो भी पॉइंट आपका y एक्सिस पे लाई करता है उसके कोऑर्डिनेट्स 0 कामा y। ओके, ये था हमारे टेस्ट थर्ड की सिंप्लीफिकेशन। ओके, अल्लाह हाफिज।